जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बता रहे हैं कि अभी लेटेस्ट में ही मतलब कुछ समय पहले से ही आईसीआर की टेक्नीशियन पोस्ट आई है यहाँ पर। तो आपको बता दें कि क्या है, इसकी योग्यता 10वीं बेस पर है। 18 से लेकर 30 साल तक इसकी एज है, पद है। और और सिलेबस सबसे ज़्यादा डाउट जो है ना, सिलेबस। बाकी सब तो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, बट सिलेबस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या है सिलेबस, क्योंकि वहाँ पर नोटिफाई नहीं दिया। तो हम सभी आपको बता देते हैं। फिर संपूर्ण जानकारी, जो जो आपको रिलेवेंट चीज़ें हैं, जो जो आपको जानकारी चाहिए है, वो सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर चलते हैं, और फिर जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ का नोटिफिकेशन कहाँ पर, दिल्ली से आया हुआ है। बट ऐसा नहीं कि आपको जॉब भी दिल्ली में ही करनी पड़ेगी। आपके नियर जो भी पोस्टिंग रहेगी वहाँ पर आपको बाद में दे दी जाती है, आप मतलब कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो सभी। हाँ, और टेक्नीशियन पोस्ट, इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि इसके लिए आईटीआई, डिप्लोमा, पॉली, ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी नहीं, केवल ओनली 10th पास जितने भी स्टूडेंट है वो सभी भर सकते हैं। जितनी भी काम की बातें हम आपको बताते चलते हैं। पहले सबसे पहले तो ये बता दें कि इसका स्टार्ट हो गया है, 18 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी है। आप सभी याद रखें और जल्द से जल्दी से भर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बता दिया गया है क्या क्या चीज़ें। देखिए एग्जाम डेट भी इसकी बहुत ही पास है, मतलब बहुत बढ़िया है भाई। कि एक तो यहाँ पर देखिए 10 जनवरी तक, और एग्जाम भी कहाँ तक होता है, 25 जनवरी से लेकर फरवरी के बीच इसका एग्जाम हो सकता है। तो बहुत जल्दी ही इसका एग्जाम हो जाएगा। तो फिर तो भरना उचित है कि मतलब जल्दी से रिजल्ट, सारी चीज़ें जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। चलिए तो बढ़िया है। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट बता दें 641 है। हमको ने आपको इंस्ट्रक्शन में भी बता दिया है ये वाली पोस्टें। और यहाँ पर सारी चीज़ें कि भाई जनरल कितनी है, ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है, और ओबीसी की भी अच्छी खाती है, और सारी चीज़ें भी, सबकी पोस्ट ही अच्छी स्तर पर है, सभी चीज़ें हैं। तो बढ़िया ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर बता दिया गया है कि भाई सारी चीज़ें कि भाई यहाँ पर कुछ पीडब्ल्यूडी जैसे कैंडिडेट हैं, इनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, कुछ इनको भी छूट दी गई है, सारी चीज़ें। तो वो तो खैर सेकेंडरी हैगी। अब चलते हैं कहाँ पर, क्वालिफिकेशन पे। तो क्वालिफिकेशन पर आपको देखना है कैसा, कि भाई यहाँ पर जो 10th, मतलब कि जनरली हमने तो बता ही दिया कि 10th पास, और कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। 10th पास जितने भी हैं वो सभी के सब इसको फिल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए कई बच्चों ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर 60% होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे, जब फॉर्म भरेंगे तो क्या होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो वहाँ पर जब आप भरते हैं फॉर्म को, तो मान लीजिए अगर 59.99 है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर 60% भर दीजिएगा। ये वो बता रहा है फॉर्म भरते समय। बट ऐसा कोई वैसा कुछ एरर नहीं, बस आप ये रहे कि जितने भी बच्चे 10th पास है वो सबके सब इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब आते हैं कि क्या पर, कि इसका क्या रहेगा। हाँ, सबसे ज़्यादा है ना कि क्या यहाँ पर दिक्कत जो जा रही है वो कहाँ पर जा रही है लोगों को, वो बता देते हैं सबसे पहले। एग्जामिनेशन सिटी, तो एग्जामिनेशन सिटी देखिए सबका आपका यहाँ पर, अगर मान लीजिए आप एमपी के जबलपुर, भोपाल कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर इसकी सिटीज़ बनाई जाएगी जहाँ पर आपके एग्जाम लिए जाएंगे। तो ऑल इंडिया में इसकी सिटीज़ बनेगी। मान लीजिए अगर एमपी में ज़्यादा फॉर्म डलते हैं तो फिर देखिए जाएगा, वरना भोपाल इसका बना देगा। ठीक है, कम फॉर्म रहते तो भोपाल बना देगा। हालांकि इसकी सिटीज़ के बारे में भी हम देखते हैं, इसका इंस्ट्रक्शन आपको बताते हैं सिटीज़ के बारे में भी। बट यहाँ पर देख लीजिए, सिलेक्टिव 5 कैंडिडेट में सिलेक्ट 5 सिटीज़ ऑन ऑर्डर द प्रेफरेंस। ठीक है, तो वहाँ पर 5 सिटीज़ जो दी हुई है वो कर सकते हैं। रुकिए हम आपको दिखाई देते कौन कौन सी वो 5 सिटी है। देख लीजिए यहाँ पर सिटीज़ में, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ कहीं, जिस भी आपकी सिटीज़ है यहाँ सब जगह सेंटर पड़ेंगे, या सब जगह देख सकते हो, बिहार वाले, दिल्ली वाले, चंडीगढ़ वाले। ठीक है, जनरली हम मध्य प्रदेश वालों के लिए बना रहे हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश वाले जितने भी लोग हैं वो कहाँ कहाँ उनके सेंटर जाएंगे। देखिए मध्य प्रदेश के सेंटर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ठीक है, सागर, सतना, ये सारे सेंटर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ कहीं पर भी पेपर दे सकते हो। तो आपका जबलपुर भी आ गया, भोपाल भी आ गया, इंदौर भी आ गया, ग्वालियर भी, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ जहाँ जहाँ आप जाते हैं हमेशा पेपर देने, सतना, सागर, सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जाम सेंटर के, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं, चलिए अब फिर से चलते हैं पूरा नोटिफिकेशन पर, और बता दें एज लिमिट। एज लिमिट के लिए भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक तो इसने डायरेक्टली दिया हुआ है। फिर आपके कैटेगरी के अनुसार आपको अदर रिजर्वेशन जरूर मिल जाएगा, लेकिन 18 से 30 तो इसने नॉर्मल दिया, जनरल वालों के लिए ही दिया हुआ है कि 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के लिए एज दिया हुआ है। कैटेगरी जो रहेगी उनके लिए अलग, और जो भी क्राइटेरिया सबको मिलता है उनके लिए अलग ही रहेगा। बट 18 से 30 तो नॉर्मल जनरल वालों के लिए इन्होंने दिया हुआ है। फिर इसके बाद और क्या बता दें आपको, ठीक है, इसके बाद और जो बच्चों का डाउट आता है, बाकी सब तो आप लोगों को क्लियर है। ईडब्ल्यूएस, सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी भी आपको क्लियर है। जो मेन चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं, जहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है वो ये। और हाँ, इसका क्या है, एप्लीकेशन फीस जो है वो 1000 रुपीज़ दिया गया है जनरल वालों के लिए। जो है जनरल वालों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस टोटल लेकर के 1000 रुपये जनरल वालों के लिए दिया गया है। और जो वुमेन है, ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखिए कि जो वुमेन रहेगा, लेकिन वुमेन किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर कौन है, जो वुमेन्स है, ठीक है, वुमेन्स। और यहाँ पर आपको बता दें क्या रहेगा, वुमेन ऑब्लिक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक्स सर्विसमैन।
ओ एक बार देख लीजिएगा, शायद ना महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें वुमेन लिखा हुआ है और ऑब्लिक करके लिखा हुआ, तो इसका मतलब महिलाओं के लिए 300 रुपये फीस होगी। तो इसका आप जरूर देख लीजिएगा कि महिलाओं के लिए सस्ता होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि मेल लिख देना था फिर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑब्लिक वुमेन ऑब्लिक लिखा हुआ है, मतलब क्या देख लीजिए, आप सभी को क्लियर होगा। ये फिर मेल के लिए, ठीक है, ये केवल किसके लिए, मेल के लिए होगा 1000 रुपीज़। और यहाँ पर वुमेन ऑब्लिक लगा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर जो महिलाएं होंगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए केवल 300 रुपये हो जाएगा। फिर भी आप जाकर पता कर लीजिएगा, बाकी ये कन्फर्म है कि क्योंकि वुमेन लिखा, अगर लिखा होता तो ST SC वुमेन्स ऐसा लिखता तो नहीं, ST SC के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए 300 रुपये फीस रहेगी। और जो वुमेन है, चाहे वो जनरल ST किसी की भी हो, ठीक है, तो उनके लिए भी 300 रुपये रहेगी। एक बार और भी क्लियर कर लीजिएगा। फिर भी क्या देख लीजिए यहाँ पर तो सीधा बिलोंग टू, अच्छा अच्छा, ठीक है, ऑल फीमेल्स कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, अच्छा ऑल फीमेल कैंडिडेट, तो यहाँ देख लीजिए साफ साफ जो हम बोल रहे थे वो नीचे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, हमने इसको नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू ST ST, मतलब अगर आप फीमेल हैं और चाहे वो किसी भी किस्त, सॉरी किस्त का मैसेज आ गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं, फीमेल आप चाहे किसी से भी हो, OBC से हो चाहे ST से हो चाहे ST से हो, सबके सब इसको 300 रुपये बस रहेगा उनका फिलिंग चार्ज। लेकिन हाँ, और ST SC के चाहे बॉयज़ हो चाहे मतलब बॉयज़ गर्ल्स जो भी हों, वो उन सब के लिए 300 रुपये रहेगा। बस यहाँ पर ये समझिए कि जो बॉयज़ हैं जनरल के, OBC के, ठीक है, EWS के, इनके लिए कितना रुपये है फिलिंग चार्ज, वो 1000 रुपये। तो बढ़िया है, सभी महिलाओं तो जरूर ही इसे भरना, बहुत कम है फीमेल के लिए, ठीक है। और मेल के लिए मेल भी भर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता। बाद में जब आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप कहते हो कि वो हमने क्यों नहीं भर पाया, ठीक है, ये भी फिर आपके माइंड में आता है, तो भर दीजिएगा, इतना ईजी फॉर्म है। और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को डर होता है सिलेबस, अब आते हैं हम सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ देखिए प्लेन ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ एग्जामिनेशन के प्लान पे ना कुछ दिया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग उतनी ज़्यादा नहीं, रेल में तो 1/3 होती है और ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और हम क्या बता रहे हैं, 100 नंबर का पेपर होगा। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को डाउट आ रहा है सिलेबस से रिलेटेड डाउट आ रहा है, तो सिलेबस में देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है आपका। मैथ्स है, ठीक है, इसके बाद GK है, इसके बाद जनरल साइंस है, ठीक है, उस जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो जनरल आपके 1 लाइन फैक्ट में पूछे जाते हैं वो। और हाँ, बस यहाँ पर SST मतलब सोशल साइंस आ जाएगा। सोशल साइंस में भी पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस टाइप से। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स और यहाँ वहाँ की भारत में छोटा बड़ा ये सब आ जाएगा। और मैथ्स आ जाएगा। मतलब इतना ईजी पेपर रहेगा, तो कुछ चीज़ें आपकी आनी भी नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत कठिन लगती है वो भी नहीं आ रही है। इंग्लिश जैसी चीज़ जिससे आप डरते हो वो तो आ ही नहीं रही है, तो भरना बहुत उचित रहेगा और भर दीजिए। 10th बेस का एग्जाम है। और बताया गया कि जो जनरल वाले हैं इनके लिए कम से कम 40% चाहिए क्वालिफाइंग में। अगर 40% से कम आपके नंबर आते हैं और आप भले आप कोई भी बच्चा नहीं, मान लीजिए कि एक ही बच्चे ने फॉर्म भरा है और एक बच्चे का फॉर्म भरा, तब तो उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर इसके भी 40% से कम नंबर हैं तो भी इसका सिलेक्शन नहीं होगा, भले सीट खाली चले जाए। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कम से कम 40% सभी को चाहिए। अगर आपके 40% से कम है तो भले सीट खाली चले जाए, आपको मिलने वाली नहीं है। ये होता है इसका क्राइटेरिया। फिर क्या बोल रहा है उसके बाद हमको, और जो मेन आपको बात बतानी है वो सारी चीज़ें बता दें। यहाँ पर तो हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, CBT होगा, ऑब्जेक्टिव बाइट होगा, MCQs टाइप का होगा, वो तो आपसे पहले से ही जानते हैं। और जो भी क्वेरी रहेगी वो आप जरूर पूछ लीजिएगा, बट हम अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें जो जो आपको डाउट रहता है ना, वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करें। फिर भी अगर आपकी कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ना, जो बच्चे इसके बारे में सुने हुए हैं यहाँ वहाँ से, तो वो बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं। तो देखिए ये हम इसको बता दें, किसी में तो हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आता हैगा, कहाँ लेकर चलें आपको, कौन से पेज पर रहेगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा काम की नहीं है, तब तो आप करेंगे ही, फॉर्म भरवाते समय कर देंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर कहीं पर है ना जो, और फिर देखिए ये बताया कि वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज, ये तो उतना नहीं, वो हर इंस्ट्रक्शन में, हर किसी नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिखी होती है कि वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, बट मेजरली क्या होता है, जितनी पोस्ट है उतनी ही रहती है, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज का बहुत कम होता है। कहाँ लेकर चलें आपको, नॉर्मलाइजेशन नंबर वो तो सभी को पता है, नॉर्मलाइजेशन मेथड पता है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट, और क्या है, अच्छा PDF का अंत हो गया, ओके। चलिए तो अब हम आपको लेकर चलते हैं कहाँ पर, जहाँ हमको लेकर जाना, आपको कुछ चीज़ें बतानी थी जो सबसे ज़्यादा डाउट में बच्चों के, कौन सी चीज़ है वो, कहाँ लेकर चलते हैं, रुकिए। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, चलिए जाने दीजिए, लगता ना जाने कौन से पेज पर, आप देख लीजिएगा पूरा पेज पड़ेगा। हमें एक बच्चे ने डाउट भेजा था, सर जी ये ऐसा चीज़ हो रही है तो क्या ये कैसे, क्या चीज़ है वो, जॉब प्लान, देखिए कहीं पर लिखा हुआ है क्या, जॉब प्लान के लिए हैगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ओहो कहाँ पर है ये, ठीक है चलिए बता देते हैं, हम खुद ही बता देते हैं भाई, यहाँ ढूंढना पड़ा, आप ढूंढ लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर ना जॉब प्लान में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब सारी फैसिलिटी आपको जैसी वो आई आई क्या था यहाँ पर ऊपर टॉप में,
जो भी फैसिलिटी इनके गवर्नमेंट वर्कर को दी जाती है वही फैसिलिटी सेम टू सेम आपको दी जाएगी। जैसे नहीं होता DFCCIL कि पूरा गवर्नमेंट तो नहीं होती बट उनकी परमानेंट जॉब होती है ना, तो वहीं पर ये बता रहेगा। जैसे आपने DFCCIL सुना है, DFCCIL कि वो भी गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना, बट जितनी फैसिलिटी वर्करों को दी जाती है, रेलवे वालों को मैक्सिमम फैसिलिटी जितनी जाती है वो, तो इट मीन्स कि ये आपकी मतलब क्या बोला गया है, ये परमानेंट जॉब ही है। ऐसा नहीं कि आपको जॉब से निकाला जा सकता है, ठीक है। ये जॉब जो है वो परमानेंट जॉब ही रहेगी, आपको जॉब से निकाला नहीं जा सकता है। बट ये रहता है कि हाँ, और पेंशन स्कीम के अंतर्गत आती है, तो वही चीज़ें ये बोल रहे हैं कि सर ये तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे DFCCIL भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना है, लेकिन वो परमानेंट एम्प्लॉय होता है ना, एक बार आप भर्ती हो जाते हो फिर ऐसे कोई आपको नहीं निकाल सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी जॉब अच्छी है। मतलब जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा डाउट रहते हैं, बड़े पुराने बच्चों को ये सारी चीज़ें पता होती है भाई कि क्या क्या ऐसी चीज़ें रहती है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो पहले से जानते हैं। लेकिन जो पुराने बच्चे होते हैं उनके माइंड में बस एक होता है गवर्नमेंट जॉब होना, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब, और बाकी सारी जॉब मतलब बाकी अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब ठीक बिल्कुल आप सही समझते हो, लेकिन जो ये सब भी जॉब होती है ना, जैसे DFCCIL हो गई, ठीक है, और ये जो अभी रिसेंटली निकली ये वाली जॉब हो गई, और इस तरह से NCL हो गई, ठीक है, कई सेमी गवर्नमेंट, तो बच्चे आजकल गवर्नमेंट के साथ साथ सेमी गवर्नमेंट भी समझने लगे कि हाँ भाई सेमी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, लिमिटेड समझने लगे कि हाँ लिमिटेड वाली भी अच्छी जॉब होती है। ठीक इसी प्रकार से ये भी जॉब है, ऐसी कोई बात नहीं, आप इसे फॉर्म को भरिए और अच्छी तरह से तैयारी करिए। सिलेबस आपको पता चल गया, मैथ्स आना है, GK आना है, GS आना है, और सोशल स्टडी आना है, 4 ही सेक्शन आना है, बड़े इजी, तो वो कर दीजिए। और फीस का भी हमने आपको बता दिया कि 1000 है बॉयज़ के लिए, और पूरी फीमेल्स के लिए 300 रुपये फीस हैगा, और ST SC SC के लिए जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए भी 300 रुपये फीस है। आई होप कि हमने सारी डाउट्स को क्लियर कर पाया होगा। वो जो गवर्नमेंट वाला भी है तो वो भी क्लियर कर पाया होगा कि ये मतलब कि परमानेंट जॉब है, बट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन हाँ आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। जैसे NCL नहीं होता है, NCL होता है, DFCCIL होता है, ठीक उसी प्रकार से है, ठीक है। तो बिल्कुल भर दीजिए, अच्छी पोस्ट है, ऐसी कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। बढ़िया तैयारी करिए, आप तैयारी कर चुके हो आधे से ज़्यादा, तो ये भरना आपके लिए उचित रहेगा। अच्छी तरह से भरिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करिए, ताकि सबको आप शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकें, और अच्छी अच्छी तरह से तैयारी करिए, जल्दी से जॉब लीजिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।